Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I think you are good in health और कल का लेक्चर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। 7 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक बोर्ड में आता रहा है। वेल, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आज के लिए एक अच्छी बात, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I guarantee a house in Jannah for someone who gives up arguing, even if he is right. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं जन्नत में एक घर की ज़मानत देता हूँ उस शख्स के लिए जिसने बहस को तर्क कर दिया यहाँ तक कि वो हक पर था। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर इंसान अपनी बात को सही साबित करना चाहता है, यहाँ तक कि हम खुद भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम बहस ना करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बहस ना करने की आदत पर हमें जन्नत में घर देने के ज़ामिन है। लिहाजा ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम किसी से बहस करें। ये अखलाकी और मजहबी दोनों बुराइयों में आ जाती है। अल्लाह ताला हमें बहस करने की आदत से बचाए। आमीन। Now we start our lecture. Chapter number 7, Kingdom Protoctista or Protista. Contents: Protozoa, animal-like protist, algae, plant-like protist. प्रीवियस लेक्चर में हमने अमेबा एंड ज़ूफ्लैजिलेट्स पढ़े थे जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। अब हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। सीलिएट्स, दीज आर प्रोटोजोन्स, ये भी प्रोटोजोन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होते हैं। They have pellicle. Pellicle is a flexible outer covering which provide definite but changeable shape. अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें जो कि पैरामीशियम की है तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक आउटर कवरिंग मौजूद है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल बॉडी को कवर करती है और ये फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपनी शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट, एक बाकायदा शेप प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमें इस ऑर्गेनिज्म का पता चलता है कि ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम, द सेल सरफेस कवर विद थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। पैरामीशियम की सरफेस पर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। एक्चुअली इन ऑर्गेनिज्म को सीलिएट्स ही इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनमें सीलिया मौजूद हैं जो कि लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। पैरामीशियम की डायग्राम में हम ये बाल नुमा स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो कि पूरी सरफेस पे मौजूद है। इन्हें हम सीलिया कहते हैं। These are short, fine, hair-like structures. They move forward, backward, and turn around by beating of cilia in coordinated fashion. जब पैरामीशियम को मूव करना होता है तो ये सीलिया को कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करवाते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ये मूव कर रहे होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म आगे या पीछे की तरफ मूव करता है। Ciliates
आर आल्सो ससाइल, ये ससाइल भी हो सकते हैं। ससाइल से मुराद ये है कि ये हरकत नहीं कर सकते। दे में अटैच टू रॉक, ये किसी भी चट्टान के साथ अटैच होकर रह सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल स्टेंटर एंड वोटेसला है। पीछे हमने पैरामीशियम पढ़ा जो कि मोबाइल है, वो हरकत कर सकता है। ससाइल सिलिएट में स्टेंटर और वोटेसला आ जाते हैं। यहाँ पे हम इनकी डायग्राम देख सकते हैं। ये स्टेंटर की माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। इसकी भी सरफेस पे सीलिया मौजूद है, लेकिन ये बैक साइड से यहाँ पर एक स्टॉक है जिसके जरिए ये किसी चट्टान के साथ अटैच हुआ होगा। वोटेसला की सरफेस पे भी सीलिया मौजूद है, लेकिन इसके पास भी एक स्टॉक है जिसके जरिए ये रॉक के साथ अटैच होगा। न्यूट्रिशन, दिस सेट अप वाटर करंट्स टू ड्रॉ फूड टुवर्ड्स देम, ये पानी को इस तरीके से मूव करवाते हैं कि फूड पार्टिकल्स इनकी तरफ आ जाते हैं। हम इस चीज को इस तरीके से ज्यूम कर सकते हैं जिस तरह हम कश्ती में बैठ के चप्पू चलाते हैं और पानी पीछे की तरफ मूव करता है। इसी तरह ये सीलिया को जब बीट करते हैं तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर ऐड हो जाता है। वाटर में डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इनको इनको फूड इनटेक में हेल्प करते हैं। इंजेस्ट बैक्टीरिया और टीनी प्रोटिस्ट, ये बैक्टीरिया या टीनी प्रोटिस्ट को इंजेस्ट करने के काम आते हैं। वाटर करंट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को या छोटे छोटे प्रोटिस्ट को ये खाते हैं। वाटर रेगुलेशन, फ्रेश वाटर सिलिएट यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूम, पानी को रेगुलेट करने के लिए, चूंकि ये अपने अंदर पानी लेकर आते हैं और उससे फूड को इनटेक करते हैं, तो इनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो अब पानी की मिकदार को मेंटेन करने के लिए इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। कंट्रैक्टाइल, जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट होने के बाद वाटर को बाहर की तरफ एक्सक्रीट करते हैं। Reproduction, asexually reproduced by conjugation. Ciliates की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का नेम कंजुगेशन है। इन कंजुगेशन, two individuals come together to exchange genetic material. कंजुगेशन में दो इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सीलिएट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ, ये दूसरे प्रोटोजोआ से मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से डिफरेंट है। नंबर 1, दे हैव सीलिया, जितने भी प्रोटोजोन हैं उनमें से सीलिएट्स के पास सीलिया मौजूद है, बाकी किसी में सीलिया मौजूद नहीं होते। इसी तरह पेलिकल भी सिर्फ सीलिएट्स में ही मौजूद है, किसी और प्रोटोजोआ में पेलिकल मौजूद नहीं होती। टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, सीलिएट्स में दो तरह के न्यूक्लियाई मौजूद हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई, माइक्रो यूज फॉर स्मॉल, ये छोटे साइज में होते हैं। वन और मैनी नंबर, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। डिप्लॉयड, इनमें क्रोमोसोम की डबल कॉपी मौजूद होती है। फंक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैक्रोन्यूक्लियाई, these are one in number and large in size, ये एक ही होता है और बड़ा होता है साइज में। पॉलीप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपीज मौजूद होती हैं। कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ये सेल के मेटाबॉलिज्म यानी कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज जिसमें सिंथेसिस और डिस्ट्रक्शन दोनों ही शामिल हैं और ग्रोथ उन्हें कंट्रोल करता है। यहाँ हम डायग्राम देख सकते हैं, ये एक सिलिएट की डायग्राम है जिसमें माइक्रोन्यूक्लियाई भी मौजूद है और एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियाई मौजूद है। माइक्रोन्यूक्लियाई साइज में छोटे हैं
और नंबर में ज्यादा है। फोरामिनीफ्राज एंड एक्टिनोपोड्स। फोरामिनीफ्राज एंड एक्टिनोपोड्स मेरीन प्रोटोजोआ हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म, दे प्रोड्यूस शेल और टेस्ट। ये शेल बनाते हैं जिन्हें टेस्ट भी कहा जाता है। कैल्शियम इन फोरामिनीफ्रा शेल। फोरामिनीफ्रा का शेल कैल्शियम से मिलकर बनता है। सिलिका इन एक्टिनोपोड शेल। एक्टिनोपोड का शेल सिलिका से मिलकर बनता है। दे कंटेन पोर्स। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनमें सुराख मौजूद है। ये एक शेल दिखाया गया है फोरामिनीफ्रा का और इसमें डिफरेंट होल्स मौजूद हैं। They contain pores and cytoplasmic projection extend from these pores. इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इन पोर्स से बाहर आ जाती हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है और ये स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट बनाती हैं। ये एक नेट बनाती हैं जो कि प्रे या शिकार के इर्द गिर्द पूरा का पूरा उसको कैप्चर करने के काम आता है और ये इस तरीके से अपनी फूड लेते हैं। डेड फोरामिनीफ्राज। जब फोरामिनीफ्राज डेड हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, देन दे सिंक टू द बॉटम। ये ओशन के बॉटम में चले जाते हैं, नीचे तह में चले जाते हैं। फॉर्म ग्रे मड, जहां पर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रे मड बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रे कलर की मट्टी। ट्रांसफॉर्म टू चॉक, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर और बैक्टीरिया के अमल से चॉक की फॉर्मेशन होती है और चॉक वक्त के साथ साथ लाइमस्टोन डिपॉजिट में चेंज हो जाता है जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी है फोरामिनीफ्रा की फोरम्स, एक्टिनोपोड की रेडियोलेरियंस। एपिकॉम्प्लेक्सन्स। एपिकॉम्प्लेक्सन्स पैरासाइटिक प्रोटोजोआ हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और उनमें बीमारियां पैदा करते हैं। दे कॉज सीरियस डिजीज एज मलेरिया इन ह्यूमंस। ये इंसानों में मलेरिया की बीमारी काज करते हैं। लोकोमोशन। लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन या नकलो हरकत के लिए कोई ख़ास शक्ल मौजूद नहीं है, कोई ख़ास स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। दे मूव बाय फ्लैगन। ये फ्लैगन के ज़रिए इलोंगेट होकर मूव करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं तो खुद को घसीट कर या फिर फ्लेक्शन के ज़रिए मूवमेंट शो करेंगे। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट टू नेक्स्ट होस्ट बाय स्पोर। जब इन्होंने एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव करना होता है तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर बनाएंगे और वो स्पोर नेक्स्ट होस्ट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर उस नेक्स्ट होस्ट में अगेन स्पोर फॉर्मेशन होगी और उसे आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इन वन होस्ट एंड देन ट्रांसफर टू अदर। ज्यादातर अपनी जिंदगी का हिस्सा ये एक ही होस्ट में या एक ही ऑर्गेनिज्म में गुजारते हैं और उसके बाद ये दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम। इन दे कॉज मलेरिया। ये मलेरिया की बीमारी कॉज करते हैं। लाइफ साइकिल। बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट से फैलता है। ऐसी फीमेल जो ऑलरेडी किसी मलेरिया के पेशेंट को काट के आई हो तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, उसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम ऐड हो जाएगा। फिर जब ये किसी ह्यूमन को काटेगी जो कि नॉर्मल ह्यूमन है, उसे मलेरिया नहीं है, तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम ऐड हो जाएगा और वहां से फिर ये लिवर सेल्स में अटैक करेगा। लीवर सेल से रेड ब्लड सेल्स में जाएगा। रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होने के बाद फटना स्टार्ट हो जाएंगे, बस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यू पैरासाइट रिलीज और नए पैरासाइट को रिलीज कर दिया जाएगा। जब नए पैरासाइट बॉडी के अंदर रिलीज होंगे तो ये नए आरबीसीज जो पहले के नॉर्मल थे उन्हें अब इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे
और इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, नए पैरासाइट रिलीज होते रहेंगे और आरबीसीज को इफेक्ट करते रहेंगे और फिर से नए पैरासाइट रिलीज होते रहेंगे और एंड पे एक कंडीशन आएगी जिसे हम मलेरिया कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया: चिल फॉलोड बाय हाई फीवर। पहले कपकपी लगती है, उसके बाद तेज बुखार हो जाता है, फिर कपकपी लगने लगती है और फिर तेज बुखार हो जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम: यहाँ पे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देख सकते हैं। सबसे पहले मॉस्किटो इंजेक्ट करता है स्पोरोजोइट को ह्यूमन में। जब कोई मच्छर जो कि एनोफिलीज हो, फीमेल एनोफिलीज, वो ह्यूमन को बाइट करेगी तो मॉस्किटो के अंदर पाए जाने वाले स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में शामिल हो जाएंगे और ब्लड के जरिए ये लीवर में पहुंच जाएंगे। लीवर में पहुंचने के बाद ये मीरोजोइट्स में चेंज हो जाएंगे। मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना शुरू कर देंगे, इनकी बर्स्टिंग शुरू कर देंगे। हर बार ये मीरोजोइट्स नए रिलीज करते जाएंगे, लेकिन कुछ मीरोजोइट्स चेंज हो जाएंगे गैमेटोसाइट्स में। गैमेटोसाइट्स में चेंज होने के बाद ये अगेन बॉडी के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे और जब कोई दूसरा मॉस्किटो इस ह्यूमन बीइंग को काटेगा तो ये गेमिटोसाइट खून के साथ साथ इस मॉस्किटो में चले जाएंगे। मॉस्किटो के अंदर एग और स्पर्म पैदा करेंगे गेमिटोसाइट्स, जो कि आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना देंगे। जाइगोट अपने इर्द गिर्द एक खौल तैयार कर लेगा और ये ओसिस्ट कहलाएगा। फिर इसमें स्पोरोजोइट्स बनेंगे और स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो से अगेन न्यू ह्यूमन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। So this was the life cycle of Plasmodium. Algae, which are the plant-like protist. Algae plant-like होते हैं क्योंकि they are photosynthetic organism. ये भी photosynthetic organism है, photosynthesis करते हैं। 50 to 60% of all photosynthesis on planet Earth. दुनिया में होने वाली तमाम फोटोसिंथेसिस का 50 से 60% हिस्सा एल्गी के ऊपर मुश्तमिल है। डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से मुख्तलिफ होते हैं। दे सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी आर यूनिसेलर, इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलर हैं जबकि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर हैं। जाइगोट प्रोटेक्शन के लिए एल्गी में कोई प्रोटेक्टेड फॉर्म मौजूद नहीं है, ये प्रोटेक्शन नहीं होती इनके जाइगोट की पेरेंट बॉडी के जरिए, जबकि प्लांट्स में जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और पेरेंटल टिश्यूज इसको प्रोटेक्ट करते हैं। हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक और डैम्प्ड इन्वायरमेंट, ये एक्वेटिक या डैम्प्ड इन्वायरमेंट में लिव करते हैं, रहते हैं। ओशन, फ्रेश वाटर पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स, हॉट स्प्रिंग्स, पोलर आइस, मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज एंड रॉक्स, इनमें ये पाए जाते हैं। हमने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जब कभी बारिश होती है तो बारिश के बाद पानी अक्सर खड़ा हो जाता है, अगर हमारे घर के इर्द गिर्द कोई ग्राउंड वगैरह मौजूद हो तो उसके ऊपर चंद दिन बाद या 1 या 2 दिन बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी मुसलसल गिरता रहता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, उसे हम एल्गी कहते हैं या काई भी उर्दू में से कह दिया जाता है। Next, algae-like plant-like protist body form. They may be unicellular, ये unicellular भी हो सकते हैं, filamentous, filament की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स साथ साथ अटैच हुए हों और एक स्ट्रेट रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाए। Composed of distant cells and coinocytes. इसमें डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सेल जो है वो मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पे नजर आते हैं। कोइनोसाइट्स, इनमें क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। न्यूक्लियस दरमियान में ऐसे ही मौजूद होता है। मल्टी सेलुलर, इंट्रिकेटली ब्रांच्ड और अरेंज्ड इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग भी हो सकती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे भी हो सकते हैं, लीफी इन फॉर्म। थैलस,
बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट। थैलस इनकी ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें ट्रू लीफ, स्टेम या रूट मौजूद ना हो, बल्कि उन जैसी स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, लेकिन ट्रू स्ट्रक्चर्स मौजूद ना हो। दे लैक फ्लोएम एंड जाइलम। इनमें वास्कुलर टिश्यूज जो फ्लोएम एंड जाइलम हैं वो मौजूद नहीं होते। पिगमेंट्स फाउंड इन ऑल एल्गी। तमाम एल्गी में ये पिगमेंट्स मौजूद हैं, जो कि ग्रीन क्लोरोफिल ए है, येलो एंड ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स हैं। फाउंड इन स्पेसिफिक एल्गी। कुछ एल्गी में स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोएरिथ्रिन। इनमें ज़ैंथोफिल्स भी हैं जो कि येलो ऑरेंज कलर के होंगे, एंड फाइकोएरिथ्रिन ये रेड कलर के होते हैं। जैसा कि हमने पीछे रेड एल्गी देखी, उसका कलर रेड कलर की वजह से है। पिगमेंट बेस क्लासिफिकेशन। एल्गी को पिगमेंट की बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। लाइफ साइकिल, दे शो एक्सट्रीम वेरिएशंस। इनके लाइफ साइकिल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। ऑल एक्सेप्ट रेड एल्गी फ्लैजिलेटेड। तमाम के तमाम जो हैं सिवाय रेड एल्गी के कम से कम एक स्टेज पर मोटाइल सेल्स रखते हैं। इनके अगर कोई एल्गी मोटाइल नहीं भी है तो उसमें कम से कम एक स्टेज ऐसी होगी जो कि फ्लैजिलेटेड होगी और जिसमें मोटाइल सेल्स मौजूद होंगे, और ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। लेकिन रेड एल्गी वाहिद एल्गी है जिसके अंदर ये स्टेज भी मौजूद नहीं है। दे आर टोटली ससाइल। यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स बिलोंग टू फाइलम यूग्लिनोफाइटा। ये यूग्लिनोफाइटा फाइलम से ताल्लुक रखते हैं। बॉडी फॉर्म यूनिसेलर, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लोकोमोशन टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। जैसा कि हम यहाँ यूग्लिना की डायग्राम देख सकते हैं, ये एक यूग्लिनोइड है। इसमें दो फ्लैजिला हैं, एक लंबा है और एक छोटा है। पिगमेंट्स फोटोस क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए और बी हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि ऑरेंज येलो पिगमेंट्स हैं। एग्जाम्पल इनकी यूग्लिना है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये प्लांट और एनिमल से करेक्टरिस्टिक्स में मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट और एनिमल किंगडम में पहले क्लासिफाई किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें डिफरेंसेस की बेस पे एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। सिमिलरिटी विद ज़ूओफ्लैजिलेट्स। इनकी ज़ूओफ्लैजिलेट्स से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज मौजूद हैं, जो कि हमें मॉलिक्यूलर डाटा की बेस पे पता चलता है कि ये उनसे सिमिलर है। लेकिन अब इन्हें ये ज़ूओफ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन्स हैं और यूग्लिनोइड्स एल्गी में आते हैं। Similarities with plants, similar pigments and perform photosynthesis। जिस तरह प्लांट में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, सेम पिगमेंट्स यूग्लिनोइड्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और यूग्लिनोइड भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिमिलैरिटीज विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ भी ये मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक यूग्लिनोइड्स लूज chlorophyll when grown in dark, obtain nutrients by ingesting organic matter। ये क्लोरोफिल को लूज कर देते हैं अगर इन्हें डार्क में ग्रो करवाया जाए, और उसके बाद ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अदर स्पीशीज ऑलवेज कलरलेस एंड हेटेरोट्रॉफिक। जितनी भी बाकी की स्पीशीज हैं वो कलरलेस हैं और हेटेरोट्रॉफिक हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता और वो दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक यूग्लिना की एक डायग्राम शो की गई है। जब इसको डार्क में ग्रो करवाया गया तो इसने अपने पिगमेंट्स लूज कर दिए और फिर ये हेटेरोट्रॉफिक में चेंज हो गया। Dinoflagellates, it belongs to phylum Porifera, Pyrophyra। ये पायरोफायरा फाइलम से बिलोंग करते हैं।
देयर बॉडी फॉर्म इज यूनिसेलुलर अनयूजुअल प्रोटिस्ट। इनकी बॉडी फॉर्म यूनिसेलुलर है और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि इनकी शेप्स और इनकी कलरेशन ही हमें बता रही है कि ये बाकी सबसे कितने मुख्तलिफ हैं। लोकोमोशन, टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन इंक्लूडिंग फ्यूकोजेंथिन। इनमें ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए बी मौजूद हैं, उसके अलावा कैरोटीन जो कि येलो ऑरेंज पिगमेंट्स हैं जिसमें फ्यूकोजेंथिन ऑरेंज पिगमेंट शामिल है, ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सीरेटियम। डायनोफ्लैजिलेट्स कवर विद शेल, ये अपनी बॉडी को शेल के साथ कवर करते हैं। इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स, इनमें सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं और लॉक हुई हुई होती हैं। इम्प्रेगनेटेड विद सिलिकेट्स, बेसिकली है तो सेलुलोज प्लेट्स से बने हुए, लेकिन इनमें सिलिका भी पाया जाता है जो कि इस शेल के अंदर भरा हुआ होता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इनकी माहौलियाती क्या फ़ायदा है या ये हमारे माहौल के लिए क्यों फ़ायदेमंद है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ग्रुप इन मैरीन इकोसिस्टम, ये मैरीन इकोसिस्टम या समुद्री इकोसिस्टम में पाए जाने वाले दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ग्रुप डाई एटम्स का है। फॉर्म रेड टाइड्स, ये रेड टाइड्स बनाते हैं। दे आर ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बिलोम्स। कलर वाटर ऑरेंज, रेड और ब्राउन। बाज़ औक़ात ये होता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, कभी कभार इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि ब्लूम्स या फिर एक्सप्लोजन की तरह जो है ये फैल जाते हैं लहरों के ऊपर। तो लहरों को ये कलर देते हैं रेड, ऑरेंज और ब्राउन। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन लहरों के ऊपर ये एल्गी ग्रो की गई है और यहाँ पर ये रेड, ब्राउन और ऑरेंज कलर पानी को दे रही है। Diatoms, they belong to phylum Chrysophyta. Body form unicellular usually. ये फाइलम क्राइसोफाइटा से बिलोंग करते हैं और आम तौर पर ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर हैं। रेयरली ये कॉलोनियल या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेयरली है, एक्सेप्शनल है। लोकोमोशन नन, इनमें मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है, ना ही ये मूव करते हैं। पिगमेंट्स, they have chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and including fucoxanthin. इनमें ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि क्लोरोफिल ए बी हैं, कैरोटीन है जो कि येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं और फ्यूकोजेंथिन है जो कि ऑरेंज पिगमेंट्स हैं। एग्जाम्पल डायएटमा और पिनुलेरिया। डायएटमा की डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक यूनिसेलुलर डायएटम है। सेल वॉल, दे हैव टू शेल, इनकी सेल वॉल में दो शेल मौजूद होते हैं। दे ओवरलैप लाइक पेट्री डिश, ये पेट्री डिश की तरह ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पेट्री डिश शो की गई है। पेट्री डिश में एक साइड बड़ी होती है, एक छोटी होती है और बड़ी वाली साइड छोटी वाली साइड को ओवरलैप कर लेती है, कवर कर लेती है। इनके शेल में सिलिका डिपॉजिट हुआ होता है। दे हैव ग्लास लाइक मटीरियल, इनका कांच के मटीरियल की तरह ये होते हैं। इंट्रिकेट पैटर्न्स, मुख्तलिफ किस्म के ये पैटर्न शो करते हैं। यहाँ हमारे पास पिनुलेरिया की भी डायग्राम मौजूद है और पिनुलेरिया में भी दो शेल्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस की बात करें तो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक सिस्टम, ये एक्वेटिक सिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और आप पैदा करते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन, समुद्री फूड चेन में ये बहुत ज़्यादा अहम है। Here are some important short questions. Please note them and try to learn them.